राजेंद्र कुमार सिंह, सहचारी, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर आदर्शवाद पर आज चर्चा करेंगे। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सदियों से एक विवादास्पद प्रश्न यह रहा है कि राज्य सर्वोच्च है या व्यक्ति, राज्य साध्य है या व्यक्ति, राज्य लक्ष्य है अथवा व्यक्ति। प्लेटो से लेकर आज तक इस प्रश्न पर विचार मंथन होता रहा है, किंतु कोई सर्वमान्य समाधान नहीं खोजा जा सका। परंतु राज्य और व्यक्ति की सर्वोच्चता के इस पद में आदर्शवादी विचारधारा पूरी तरह से साथ है। उसके लिए राज्य सर्वोपरि है, राज्य साध्य है, राज्य विश्व चेतना की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। यह सिद्धांत व्यक्तिवाद की भांति राज्य को केवल व्यक्ति के विकास का साधन मात्र नहीं समझता। इसकी मान्यता है कि राज्य स्वयंसिद्ध है तथा वह एक नैतिक आदर्श व्यवस्था है जिसमें रहकर ही व्यक्ति अपने विकास की कल्पना कर सकता है। आदर्शवाद से क्या अभिप्राय है? आदर्शवाद से हमारा अभिप्राय यह है कि आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का रूपांतरण है। आइडियलिज्म शब्द आइडियल से नहीं वरन आइडिया से बना है, जिसका अर्थ है विचार। अतः विचारधारा आइडियल पर नहीं वरन आइडिया अर्थात विचार पर आधारित है। आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचारगत या विचार संबंधी। पूर्णता विचार जगत में ही संभव है, अतः पूर्णता रखने वाली वस्तु को आदर्श कहा जाता है। आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से न होकर विचारों के आंतरिक जगत में पाई जाने वाली पूर्णता से है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में यह विचारधारा इस दुनिया में पाए जाने वाले राज्यों की प्रकृति से संतुष्ट न होकर एक ऐसे आदर्श राज्य का विवेचन करती है जो पूर्ण हो, और ऐसे पूर्ण राज्य का अस्तित्व विचारों की दुनिया में संभव है। बोसांके ने आदर्शवाद को आध्यात्मिक सिद्धांत कहकर पुकारा है, क्योंकि यह राज्य के दृश्यमान भौतिक तत्वों पर बल न देकर आध्यात्मिक स्वरूप पर बल देता है। अवबोस इसे दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यह राज्य के समग्र रूप का दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन करता है। C.M. जोड़ ने इसे निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा है, क्योंकि यह राज्य को पूर्ण और निरंकुश अधिकार प्रदान करता है। मैकाइवर ने इसे राज्य का रहस्यवादी कहा है। गेटल ने इसे नैतिक सिद्धांत कहा है, क्योंकि यह नैतिकता पर अधिक बल देता है। संक्षेप में आदर्शवाद का अर्थ विचारवाद है। राजनीति में आदर्शवाद की परंपरा आदर्शवादी परंपरा का एक लंबा इतिहास है। यद्यपि उसकी श्रृंखला कहीं टूटी हुई है। साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है कि आदर्शवादी विचारधारा के तत्व सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में मिलते हैं, जो कि राज्य को स्वाभाविक और आवश्यक मानते थे। राज्य को सब कुछ मानते थे। प्लेटो ने राज्य को मानव प्रकृति के अनुरूप तथा मानव मस्तिष्क से उत्पन्न माना है। जिस प्रकार मनुष्य के अंतरंग में 3 मुख्य प्रवृत्तियाँ रहती है, जैसे बुद्धि, उत्साह और वासना, उसी प्रकार राज्य को भी 3 वर्गों में दार्शनिक, योद्धा और उत्पादकों में बांटा जा सकता है। अतः प्लेटो के मतानुसार राज्य को आत्मा की ब्रह्म छाया ही समझना ठीक होगा। अरस्तु का यह सूत्र कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है आदर्शवादी परंपरा का आधारभूत सिद्धांत बन गया। राज्य मनुष्य के जीवन के विकास के लिए एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य से पृथक रहकर विकास करने की बात या तो देवता सोच सकते हैं तो पशु। मनुष्य के लिए एक ऐसी कल्पना करना प्राय असंभव है। परंतु राज्य की उत्पत्ति मानव जीवन की आवश्यकताओं से मानता है। तत्पश्चात वह राज्य की उपयोगिता मानव जीवन के नैतिक विकास के लिए आवश्यक समझता है। उसके अनुसार सच्चा राज्य एक सद्गुण संपन्न जीवन की साझेदारी है। राज्य के संबंध में नैतिक पुरुष की धारणा मध्ययुग में चर्च और राज्य के मध्य संघर्षों के कारण बहुत समय तक दबी पड़ी रही। 17वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में एक बार पुनः यूनानी दर्शन के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। टॉमस मूर ने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक यूटोपिया की रचना की। वस्तुतः आधुनिक युग में रूसो के विचारों से ही आदर्शवाद का पुनरुत्थान हुआ। रूसो का
का सामान्य इच्छा का सिद्धांत ही आधुनिक आदर्शवाद की आधारशिला। उसने राज्य की प्रकृति का अव्यवहात्मक सिद्धांत अपनाकर व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की इच्छा का पालन करने में ही निश्चित की। रूसो के विचारों का प्रभाव जर्मन दार्शनिक पर पड़ा। जर्मन दार्शनिक कांट, फिक्टे, नीत्शे, हेगल आदि ने बड़े ही पांडित्यपूर्ण ढंग से राजनीतिक आदर्शवाद का प्रतिपादन किया। कांट ने अपनी रचनाओं में लिखा है कि राज्य एक विशाल विश्व चेतना की अभिव्यक्ति है और व्यक्ति तथा राज्य इसी चेतना के अंश है। 1813 में प्रकाशित राज्यशास्त्र पुस्तक में फिक्टे ने राज्य को सर्वोपरि संस्था घोषित कर व्यक्ति को साधन मात्र बना डाला। हीगल ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य विश्वात्मा के विकास की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। अतः व्यक्ति के जीवन की वास्तविकता राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बतलाया। कहा कि व्यक्ति राज्य के लिए न कि राज्य व्यक्ति के लिए। राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। इंग्लैंड में आदर्शवादियों का संप्रदाय ऑक्सफोर्ड संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। इस संप्रदाय में टी.एच. ग्रीन, जोसेफ ब्रेडले, बर्नार्ड बोसांके आदि प्रसिद्ध विचारक हैं। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत तथा मान्यताएं। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत अथवा मान्यताएं निम्नलिखित हैं। राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में रहकर मनुष्य का पूर्ण नैतिक विकास संभव है। राज्य के बाहर व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। राज्य में ही व्यक्ति अपनी सर्वोत्तमुखी उन्नति कर सकता है। बोसांके के शब्दों में राज्य एक नैतिक विचार का प्रतिरूप है। राज्य विश्वव्यापी संगठन का एक अंग न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। राज्य साध्य अथवा साधन नहीं है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक साधन ही नहीं बल्कि एक साध्य है। उसकी सत्ता अधिकारी सर्वोपरि है। राज्य का अपना व्यक्तित्व इच्छा होती है। राज्य प्रमुख होता है व्यक्ति गौण। राज्य नागरिकों से अपना सर्वस्व बलिदान करने की मांग कर सकता है। वेपर के शब्दों में राज्य स्वयं एक साध्य है। यह आत्मा की उच्चतम व्याख्या ही नहीं करता वरन अंतिम अवधारणा भी है। निसंदेह राज्य व्यक्तियों का एक समूह है, परंतु यह केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है, इससे कुछ अधिक भी है। फिक्टे के अनुसार एक तेल चित्र केवल तेल कणों का समूह ही नहीं वरन उससे अधिक है। जिस प्रकार पत्थर की मूर्ति संगमरमर के टुकड़ों का समूह मात्र नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य कोषों तथा रक्त धमनियों का समूह मात्र न होकर उससे अधिक है। ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र बाह्य नियमों का समूह मात्र न होकर उससे अधिक है। राज्य अनिवार्य है। आदर्शवाद राज्य को व्यक्ति के लिए अनिवार्य मानता है। राज्य में ही व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। राज्य के बाहर व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार राज्य के बिना व्यक्तियों को सजीवन प्राप्त नहीं हो सकता। राज्य सर्वशक्तिमान है। आदर्शवादी राज्य को असीम शक्ति धारण करने वाला मानव मानते हैं। हेगल राज्य को ईश्वर का अवतार मानता है। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं है। राज्य के बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वे भी राज्य की शक्तियों पर कोई सीमाएं नहीं लगा सकती। राज्य और व्यक्ति का आंगिक संबंध। राज्य व्यक्ति का वही संबंध है जो शरीर उसके अंगों का है। राज्य समष्टि अपने अवयवों से सबसे अधिक बड़ी और महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार अवयवों की सार्थकता शरीर अंग बने रहने में, उसी प्रकार व्यक्ति का सारा महत्व और मूल्य राज्य का अंग बने रहने में। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक। राज्य की इच्छा सामूहिक भलाई को ध्यान में रखती है। राज्य के द्वारा व्यक्ति की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्य के द्वारा ही व्यक्ति की वास्तविक इच्छा उसके अंतर चेतना की अभिव्यक्ति होती है। रूसो के अनुसार यदि व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता तो राज्य को उसे बलपूर्वक स्वतंत्र करना चाहिए या सामान्य इच्छा को मानने के लिए बाध्य करना चाहिए। अगला बिंदु है राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप। आदर्शवाद के अनुसार राज्य की इच्छा अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा के प्रतिकूल राज्य के आदेशों को समझते हुए उनका पालन करना।
स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है और ये अवसर राज्य के द्वारा प्रदान किए जा सकते। राज्य और समाज से पृथक नहीं है। कतिपय आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य और समाज में कोई भेद नहीं है। समाज और राज्य से पृथक कोई संस्था नहीं है। एक ही संस्था के दो नाम हो सकते हैं। समाज का अस्तित्व राज्य पर निर्भर है। आदर्शवाद के दो संप्रदाय हैं। आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करने के पश्चात हमें उसकी दो विशिष्ट कोटियों और संप्रदायों के अंतर को स्पष्टतः समझ लेना चाहिए। वस्तुतः कांट और ग्रीन का झुकाव उदारवाद की है। हीगल भूसांख्य की अखंड आसक्ति समष्टिवाद के प्रति है। एक सापेक्ष तथा दूसरे को पूर्ण आदर्शवाद कहा जाता है। समझ है कि इस कोटि के विभाजन का आधार विलय वैविध्य नहीं है, यह अनुमानिक और विचलन में सहायक है। यहाँ हम इनके संबंधों पर कुछ विचारणीय तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है, हीगल तथा भूसांख्य पूर्ण रूप से पूर्ण आदर्शवादी है। उसके अनुसार राज्य और समाज में तारतम्य है। भूसांख्य कहता है कि जब एक संगठन काम कर सकता है तो दो नहीं रहेंगे। ये विचारक उस अर्थ में समाज के अस्तित्व